दोस्तों, इजराइल यूएस वर्सेस ईरान की ये वॉर अब बहुत ही डेंजरस फेज के अंदर जा चुकी है। दरअसल इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। अब इसके अटैक होने की वजह से ईरान का करीबन 12% गैस प्रोडक्शन कम हो चुका है और वहाँ पर ना सिर्फ गैस की फैसिलिटी थी, वहाँ पर ऑयल वगैरह की भी रिफाइनरी थी, तो वो भी डैमेज में आई है। तो अब एक बात पता चल चुकी है कि अब ये जो वॉर है ये बहुत ही डेंजरस फेज के अंदर जा चुकी है, क्योंकि इसमें दुनिया भर को इफेक्ट पहुंचने वाला है। यहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है, ये दोनों ही नहीं बल्कि तीनों ही कंट्री कर रही है, क्योंकि ईरान ने इसका रिटेलिएशन कुछ इस तरीके से दिया है कि उन्होंने कतर, सऊदी, यूएई का जो ऑयल गैस वगैरह की साइट है उन पर अटैक करना चालू कर दिया है, जिससे कि गल्फ रीजन टेंशन में आए। और जब गल्फ टेंशन में आएगा तो वो यूएस के पास जाएगा कि भैया ये क्या हो रहा है, इसको रोको, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि सारी चीज़ें अब करने का मतलब ये है कि अब मिलिट्री साइट्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, अब एनर्जी सेक्टर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। अब यार बाकी अब यार किसने किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा, सामने तो गिरा, और किधर गिरा? इधर गिरा। अरे शाला, अब यार पीछे से मार रहा है, हाँ? उधर से आ रहा है। जिससे कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो इंटरनेशनली बढ़ाए जा सकें। जो क्रूड ऑयल वगैरह गल्फ कंट्री एक्सपोर्ट करती है वो करीबन $80 पर बैरल के हिसाब से होता था, अब 120 पर बैरल के हिसाब से हो चुका है, जिसकी वजह से टेंशन में आ चुकी है और पूरी ग्लोबल मार्केट हिल सकती है इसकी वजह से, अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। हालांकि हुई भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप हालात देख रहे होंगे, और इसका इफेक्ट अब इंडिया पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करवाता है गल्फ कंट्री से। आप देख रहे होंगे ऑयल टैंकर आ रहे हैं, वहाँ पर परमिशन मिल रखी है इंडिया को, जिसकी वजह से ये टैंकर आ रहे हैं। लेकिन अगर एनर्जी सेक्टर को ही आप इस तरीके से अटैक करोगे तो भैया फिर क्या लेंगे वहाँ से। हालांकि रशिया से भी क्रूड ऑयल परचेज किया जाता है, बाकी की कंट्रियाँ भी अब रशिया की तरफ जा चुकी हैं, और रशिया पे इतना ज़्यादा फिर बर्डन आएगा तो फिर वही हो जाता है ना कि जितनी सप्लाई बढ़ती है, जितनी डिमांड बढ़ती है, फिर उतना ही प्राइस बढ़ता है। तो उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी और प्राइस बढ़ेगा ही ऑयल का, अगर इस तरीके की चीज़ें रुकी नहीं जल्द ही, क्योंकि अब ये एनर्जी सेक्टर के ऊपर टारगेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग दे दी है ईरान को। उन्होंने कहा है कि ये जो अटैक आपने किया है कतर, सऊदी, यूएई के ऊपर, इसका इजराइल के अटैक से कोई लेना देना नहीं था। आप इनोसेंट कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हो क्योंकि आप हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हो, इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और ये भी कहा कि चलो इजराइल अब आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, मतलब कि इजराइल ईरान के ऊपर अब अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ने दोबारा से कतर के ऊपर अटैक किया तो उसका जवाब बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम देगा यूएस उनकी कंट्री में घुस के। इस तरीके की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसा कि मैंने बताया था कि भैया ये जो वॉर है ये एक डेंजरस फेज के अंदर जा चुकी है, जहाँ पर एनर्जी फील्ड के ऊपर, एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिससे कि सारी दुनिया डिस्टर्ब हो सकती है, पूरी ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। तो वहाँ तक ये बात पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि भैया इजराइल आपके ऊपर अब अटैक नहीं करेगा, आप भी मत करना किसी और कंट्री के ऊपर अटैक। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये वॉर अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है, या फिर इसको मतलब धीरे धीरे सॉल्व करने की सिचुएशन में ले आया है ईरान अपने टैक्टिक्स की वजह से। दोस्तों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त में, जो ये दिखा रहा है कि इंडियन टूरिस्ट को किस तरीके से वियतनाम के अंदर एक तरीके से कुछ रेस्टोरेंट्स ने बैन कर रखा है, जिसके अंदर यहाँ पर दिख रहा है कि भैया नो स्मोकिंग, और नीचे ताजमहल बनाकर उस पर नो का मार्क लगा रखा है किस तरीके से कि भैया इनको अलाउड नहीं है यहाँ पर आना, मतलब इंडियंस अलाउड नहीं है। 2-3 रेस्टोरेंट ने लड़कियों को भी आने से मना कर दिया क्योंकि हम लोग इंडियन है। और उसमें क्या लिखा था वो बताइए? इंडियंस आर नॉट अलाउड। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपको फील नहीं कराते? हाँ, बोल के नहीं कराते, पर इनडायरेक्टली यू विल फील। इनडायरेक्टली तो है ही है, और आपको ये फील हो जाता है क्योंकि आप इतने बेवकूफ नहीं हो। हमारे एक भी ऐसी कोई हरकत नहीं है जिससे कंट्री का नाम खराब हो। स्टिल दे आर हेटिंग अस फॉर आवर स्किन एंड दैट्स द फकिंग डम थिंग। इवन द अरब कंट्रीज, हमको कितना कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप लगते हो अरब जैसे, बट वो अरब को भी नहीं बोलते हैं। अरब को भी white people don't like. Vietnam with his family, and the incidents is about like racism.
and it happened in Hoi Da Nang. It's like a central part of Vietnam. And भैया आप बताइए अब आपके साथ में क्या हुआ इसको? रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था इंडियंस आर नॉट अलाउड। Do you have any idea रेस्टोरेंट का नाम क्या है? कौन लिखा है? होयान विलेज में, आई डोंट रिमेम्बर द रेस्टोरेंट। होयान विलेज में की बात है और वहाँ पे उन्होंने लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। भाई वियतनाम का टूरिज्म इंडिया से ज्यादा कौन चला रहा है? वियतनाम इतना हिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं इनकी कंट्रीज में। जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो ये लोग खर्चा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, एक्जेक्टली नहीं कर सकते। वो लोग ये नहीं खर्चा कर सकते। ये अपनी इनकम का महीने का 10% खर्चा करके पूरा थाईलैंड घूम सकते हैं। आप अपनी महीने की इनकम का 110 खर्चा करके घूमते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आपके सामने भाई जो भी सच्चाई है वो लाना चाह रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ भी बता दूंगा व्यू के लिए। अगर आप फेस करोगे तो आपको भी समझ। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो भाई रेसिज्म है इंडियंस के खिलाफ में, कि ये भाई इंडिया का स्किन कलर या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि इंडियंस नॉट अलाउड कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर कई सारी फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, वियतनाम घूमने के लिए जाती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है, वहाँ पर घूमना जा सकता है। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में। वियतनाम, थाईलैंड लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ते में विदेश का टूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बुरा लगता है कि नेशनलिटी के बेसिस पे आप किसी को मना कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट में एंटर लेने से, वो गलत है। लेकिन कई सारे लोगों ने कहा है कि इंडियंस ने अपना स्टीरियोटाइप कुछ इस तरीके का बना दिया है कि उसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, कि मतलब सभी इंडियंस को देख के यही सोचते हैं कि ये भी वैसे ही होंगे। क्योंकि कई सारे इंडियन टूरिस्ट का हमने वीडियोस के अंदर बिहेवियर देखा है किस तरीके का रहता है, जिसकी वजह से थाईलैंड के अंदर वो पिटाई खा रहे होते हैं और किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ में कुछ इस तरीके की रेसिज्म वाली बातें हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें इस तरीके की कर रखी हैं कि सबने डिसाइड कर रखा है कि भैया ये इंडियन है, ये वैसा ही करने वाला है, ये मतलब एक जैसे ही होते हैं सारे के सारे। इस तरीके का स्टीरियोटाइप बनवा लिया है इंडियंस ने खुद अपने बिहेवियर की वजह से इन कंट्रीज़ के अंदर उस तरीके का बर्ताव करके। और जो नहीं करता है भुगतना फिर उसको पड़ता है। दोस्तों यूपी के इटावा के अंदर एक गरीब चाय बेचने वाला शिवपाल, जिनको बिल भेज दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का करीबन 1,60,000 रुपए का, जो कि नॉर्मल बिल से कई गुना ज्यादा है। मतलब नॉर्मली बिल आता है 2,000, 3,000, 4,000 या मैक्सिमम 5,000 का बिल आ जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा बिल देखने की वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी जान चली गई। दरअसल वो बार बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगा के गए कि भैया मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। उनसे उतना ही पैसा डिमांड किया गया या फिर और कोई कुछ पैसे वैसे मांग रहा होगा, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा टेंशन के अंदर आ गए कि वहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से जान चली गई। जिसके बाद में लोकल और फैमिली वाले इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद में भी कोई भी चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। तो यहाँ पर एक्शन भी उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए और एक तरीके से मैं तो कहूँगा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि इस तरीके का बिल वो कैसे भेज सकते हैं बिना जांच पड़ताल किए। दरअसल डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि ये कुछ एरर आ गई है बिल की वजह से, लेकिन इस एरर की वजह से किसी की जान चली गई तो यहाँ पर एक्शन बनता है या नहीं बनता इस तरीके की चीज़ों के ऊपर। दोस्तों आपको मालूम चला होगा कि उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्फबारी हुई है, लेकिन बर्फबारी कर्नाटका के अंदर भी हुई है। साउथ इंडिया के अंदर अक्सर माना नहीं जाता है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिल सकता है, लेकिन कर्नाटका के हुबली के अंदर इस तरीके का सीन देखने को मिला है, जो कि थोड़ा ऐसा लगेगा कि भैया यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पड़ गई। दरअसल यहाँ पर हुआ है हेल स्ट्रोम, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो ख़त्म हुआ तो इतना ज़्यादा हेल स्ट्रोम हो गया कि नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कि आप मनाली में जा चुके हो, आप किसी ऐसी जगह पे जा चुके हो जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड बर्फ़ है जो कि धीरे धीरे पिघल जाती है, जो कि कई बार आपने राजस्थान में भी देखी होगी पड़ती हुई, जो हम शौक हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या आइस एज आ गया दोबारा से। लेकिन हाँ, जो लोग जा नहीं सकते हैं बर्फ़ वाली जगहों पर, उनके लिए सही हो जाता है कि चलो भाई फ़ोटो वोटो खिंचवाने लायक सीन हो जाता है कि चलो फ़ोटो खिंचवा लो, ऐसा लगेगा जैसे कि हम बर्फीली जगह पे आए हैं।